आपने इनको सुना? ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। ये ऐसे हैं जैसे कोई सर्जन किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया और पेशेंट तो मार डाला सर्जन ने, और बाहर आके कह रहा मुबारक हो, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, आज आप सबकी जीत हो गई, पेशेंट मार दिया। मतलब कोई शिक्षा मंत्री ऐसी बेवकूफी भरा भाषण कैसे दे सकता है? इनके कानून को इन्होंने सरेंडर कर दिया कोर्ट में जाके कि हमारा कानून उस बढ़ी हुई फीस पर लागू ही नहीं होता, और ये कह रहे हैं कि आज जो है पेरेंट्स की जीत हो गई, अभिभावकों की जीत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हमारी फीस फिक्सेशन कमेटी के बिना कोई फीस लागू नहीं हो सकती है। लागू क्या नहीं हो सकती? लागू तो हो चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से बढ़ी हुई फीसें पेरेंट्स से वसूली जा रही है, और ये कह रहे हैं कि मुबारक हो, कमाल हो गया। इनका कहां पे हम इलाज कराएं? कोई है इस बात का सर पैर? और एक मंत्री अपने चैम्बर में बैठ के कैसे ऐसा झूठ बोल सकता है? मतलब मैं हैरान हूं कि अखबारों ने इसके बारे में लिखा ही नहीं। इनको कौन से स्कूल में एडमिशन कराओगे? क्या इन्हें अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आया? इनके वकील ने इनको नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ? या आज अखबार नहीं पढ़े इन्होंने? क्या हो गया इनको? और जिस प्राइवेट स्कूल नेक्सस की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने इस कानून को चैलेंज किया था, उसके बारे में भी बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमा किया गया वो पूरी तरीके से कॉल्यूसिव लिटिगेशन थी, कॉल्यूसिव सूट था। कैसे था कॉल्यूसिव सूट? क्या होता है? जब 2 लोग सीक्रेटली डील करके ये तय कर ले, 2 पार्टियां सीक्रेटली आपस में तय करके कोर्ट ये कह के जाए कि भाई मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊंगा, तुम इस तरफ खड़े हो जाना, कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें दोनों का ही फायदा हो जाएगा। ये कॉल्यूसिव लिटिगेशन थी, और मैं उसके आपको सबूत दूंगा। ये लिटिगेशन सरकार के ही लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के ही ऑफिस बियरर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली, और अपनी ही कानून को इन्होंने चैलेंज किया, और इन्हीं की सरकार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया कि हाँ साहब हम इसको लागू नहीं करेंगे। अरे तो तुमने कमाल ही कर दिया। आप क्या बेवकूफ समझते हो लाखों लोगों को? ये जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुई, ये मैं आपको एसएलपी दिखा रहा हूं। इन द मैटर ऑफ एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक स्कूल्स। ये एक्शन कमेटी कौन है जिसने इस कानून को चैलेंज किया? ये एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल, अनएडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स की एक्शन कमेटी है जिन्होंने इनके कानून को चैलेंज किया। और ये अनएडेड कमेटी, ये जो एक्शन कमेटी है, मैंने प्रेस वार्ता करके अप्रैल में आप लोगों को दिखाया था, अप्रैल 2025 में, आज से 1 साल पहले लगभग, कि अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड एक्शन कमेटी के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के एकेडमिक सेल के चेयरमैन हैं, हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। इनकी दिल्ली की कार्यकारिणी के सदस्य हैं भरत अरोड़ा। प्राइवेट स्कूल लॉबी के अंदर भरत अरोड़ा दिल्ली का जाना माना नाम है। जो ये सारे मुकदमेबाजी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की कार्यकारिणी में है। वो इनके एकेडमिक सेल के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। मैं आपको अभी फोटोज दिखाता हूं, एक बार लाइट बंद करके दिखाइए। ये भरत अरोड़ा जो इस एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है ये। आप देखिए, देखिए क्या सब कुछ लिखा हुआ है इसमें।
भरत अरोड़ा, ये आई थिंक इनकी ट्विटर प्रोफाइल है, प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, नेशनल चेयरमैन फलाना ठिकाना, माउंट आबू ग्रुप ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स भी चलाते हैं अपने, माउंट आबू ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आगे दिखाइए, ये देखिए साहब, 19 फरवरी को चुनाव के बाद रेखा गुप्ता जी के साथ, चुनाव से पहले रेखा गुप्ता जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में शालीमार बाग में चुनाव से पहले प्रचार कर रहे हैं मोदी जी का पट्टा डाल के। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर के ऊपर चुनाव से पहले लहरा रहे हैं। जिसने इसमें मुकदमा करके सरेंडर कराया है ये भरत अरोड़ा है। ये देखिए, ये 5 फरवरी से पहले का है, 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, भरत अरोड़ा। नीचे देखिए इनका जो है वो पूरा का पूरा प्रोफाइल लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, जरा क्या लिखा हुआ है पीछे करना, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ये एक्चुअली प्रकोष्ठ है वो वाला, ये वो जो है एकेडमिक सेल को जो हिंदी में बोलते हैं वो है। आगे आओ, आगे दिखाओ इनका, ये देखो, ये चुनाव से पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर खंडेलवाल, उनके साथ चुनाव की मीटिंग में है। पीछे देखो बोर्ड लगा हुआ, ये देखिए भरत अरोड़ा, ये जो काली जैकेट में है ये भरत अरोड़ा है, ये सेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट, ये भरत अरोड़ा जी मुख्यमंत्री के साथ साथ है, मतलब कोई साठ गांठ कोई दूर दराज की नहीं है कि ये जी इनको जानते हैं, ये इनको मिले हैं, ये इन्हीं के आदमी हैं। ये देखिए 5 फरवरी भरत अरोड़ा, 5 फरवरी को सुबह सुबह भी वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। नेक्स्ट, ये देखिए भरत अरोड़ा, ये देखना पड़ा जा रहा है नीचे क्या लिखा, संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ पर भारतीय जनता पार्टी। हाँ, दोबारा दिखाओ यार, मजा ही आ गया। ऐसे शिक्षक मिल जाए थोड़े बहुत तो बस पूरा का पूरा जो है, संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, ये इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल है जिसके ऊपर इनका पोस्टर लगा हुआ है। और इनके प्रोफाइल में ऊपर मैंने आपको दिखा दिया, ये चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल्स। बहुत बढ़िया, आ जाओ, थोड़ा इसको जूम आउट कर दो भाई, ये देखिए क्या बात है। नेक्स्ट, हो गए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। और अगर इतनी सच्चाई जानने के बाद भी टाइम्स ऑफ इंडिया छाप ना सके तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों छाप रहा है अखबार भाई? परचाई छापने लगो भारतीय जनता पार्टी का बायलाइन के साथ, क्यों छाप रहे हो, क्यों चलाई क्यों रहे हो तुम अखबार अपना? फिर अगर डीपीएस द्वारका का नाम छापने में भी डर लगता है कि वो बच्चों का हैरेसमेंट कर रहा है और हम नाम भी नहीं छाप सकते, तो भाई क्यों चला रहे हो अखबार? डॉक्टर ने बताया तुम्हें। अगर ये खुल्लम खुल्ला क्विड प्रो को देखने के बाद भी टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छाप सकता तो क्यों चल रही है अखबारें? सिर्फ सरकार की एडवर्टाइजमेंट छापने के लिए। तो बहुत खुल्लम खुल्ला चोरी हो रही है, खुल्लम खुल्ला डकैती हो रही है। शिक्षा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का चेयरमैन, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सरकार के कानून के खिलाफ कि साहब ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, और सरकार वहां पे सरेंडर कह रही थी हाँ मालिक लागू नहीं होगा, और शिक्षा मंत्री कहते हैं ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई है दिल्ली के पेरेंट्स की। कमाल ही हो गया है, मतलब क्या क्या हो गया है। और तब भी अगर अखबार इसको नहीं छाप रहे अंग्रेजी के, तो मैं हैरान हूं कि फिर किसी का फिर ट्रंप की जरूरत कोई ना देश बर्बाद करने के लिए, अखबार ही बहुत है देश को बर्बाद करने के लिए, ट्रंप की तो जरूरत ही नहीं है। बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश की राजधानी के अंग्रेजी अखबारों के ये हालात हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी छाप रहे हैं, ऐसी बात है, हिंदी में पेज कम होते हैं मगर फिर भी वो छाप देते हैं। अंग्रेजी में 48 पेज होते हैं फिर भी नहीं छापते हैं। हाँ जी, क्या जी? ट्रेड डील
मोदी जी ने भारत बेच दिया। सीधे सीधे शब्दों में नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत को बेच दिया, गिरवी नहीं रखा, बेच डाला। अब तक की जितनी भी सरकारें थी, कुछ सरकारें तो बैसाखियों पे चलती थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती थी, उनमें भी इतनी शर्म बाकी थी कि उन्होंने कभी भी किसानों के हित पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हिंदुस्तान में आएंगे और बिना टैरिफ के अगर आ जाएंगे तो भारत का किसान तो मर जाएगा। भारत के किसान की छोटी छोटी जमीनें हैं, अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। उनका मुकाबला हमारे देश का गरीब किसान कर ही नहीं सकता। इसीलिए कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर अमेरिका या किसी देश से आएगा तो देश की सरकार उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी अपने देश के किसान और डेयरी फार्मर्स को, पशुपालकों को, कि उस पर हम टैरिफ लगाते थे बड़ा। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस ट्रेड डील को साइन करके हमारे सभी किसानों के लिए डेथ वारंट साइन किया है। अब इन किसानों को कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारे किसान को बर्बाद कर देगा, हमारे डेयरी फार्मर्स को खत्म कर देगा, विनाश कर देगा। और इसके अंदर एक धार्मिक बात भी है, जो विदेश की गाय होती हैं उनको वो कैटल फीड के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाना भी खिलाते हैं। और उनकी डेयरी जब भारत में आती है, डेयरी प्रोडक्ट आता है, तो उसको आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी कैटल को आप नॉन वेजिटेरियन फीड खिलाते हैं। आप उस प्रोडक्ट को दिल्ली में, देश में लाके 140 करोड़ में से जितने भी 100 करोड़, 125 करोड़ सनातनी हैं, उनका धर्म भ्रष्ट कर दोगे। उस डेयरी को आप भोग करोगे तो आप पाप के भोगी बनोगे सीधे तौर पे। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो सेक्टर को खोला है, उसको खोलने के मुख्यतः दो कारण साफ साफ दिखाई देते हैं। पहला, वो जो क्या है, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर धीरे धीरे जो तार हैं प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं, इनके मंत्रियों के नाम आ गए हैं, इन लोगों के उन लोगों से संबंध थे, ये लोग उनसे अक्सर वार्तालाप करते थे, इनकी सरकार उनके साथ क्लोज कॉर्पोरेशन के अंदर काम करती थी, ये बात साबित हो रही है। और नंबर दो, कि जो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं गौतम अदानी और उनके भतीजे जूनियर अडानी के नाम पर जो मुकदमे अमेरिका के अंदर शुरू हुए हैं, अमेरिका के अंदर शुरू हुए हैं, भ्रष्टाचार को लेके, रिश्वतखोरी को लेके जो इनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, उनके अंदर भी धीरे धीरे जो हीट है वो गौतम अदानी तक पहुंच गई है। इन दो कारणों से देश के प्रधानमंत्री अति विचलित हैं। और वो प्रधानमंत्री जो आज से 1 महीना पहले किसानों को ये कह रहे थे कि मेरा कुछ अपना निजी नुकसान भी हो गया तो भी मैं किसानों को और डेयरी फार्मर्स को बचाऊंगा, उनने उनके हकों की तिलांजलि दे दी है। और ये देश के लिए बहुत काला समय है। इतना कमजोर और बेबस प्रधानमंत्री देश ने पहले कभी नहीं देखा। सर आप ये कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग है, सिम फाइल में नाम आ रहा था कि इसलिए डील साइन किया। देखिए, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक टीचर है, वो टीचर अलग अलग अपोजिशन पार्टी के नेताओं के छोटे मोटे मुकदमों को ढूंढ के फाइलें बनाते थे। उन्होंने अलग अलग अपोजिशन पार्टियों को, उनके नेताओं को
तथाकथित भ्रष्टाचार के मुकदमों में फंसाया या कुछ खुद पहले से फंसे हुए थे, और फिर सरकार ने उनको वॉशिंग मशीन में डाल के अपनी तरफ लेके आए। वो जो उस स्कूल के टीचर थे वो प्रधानमंत्री थे। उस स्कूल के प्रिंसिपल ट्रंप है। ट्रंप उससे भी अगले लेवल पे है। ट्रंप ने इनके कच्चे चिट्ठे ढूंढ लिए, चाहे वो अदानी के कच्चे चिट्ठे हों या इनके मंत्री, क्या नाम है उनका, हरदीप पुरी हों, उनके कच्चे चिट्ठे ढूंढ लिए। तो ये अपोजिशन पार्टी के नेताओं को डरा धमका के अपनी पार्टी में लाते थे। ट्रंप ने इन्हीं को डरा धमका के अपना काम करा लिया। तो ये दोनों एक ही स्कूल के हैं, वो प्रिंसिपल हैं, ये टीचर थे। तो इनको अपने जैसा ही कोई मिल गया और इनके साथ जो ये करते थे उसने इनके साथ कर दिया। ये और अब ये एक सवाल और है, दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच के हैं, 807 लोग जो है वो लापता हो गए, यानी कि सिर्फ 15 दिन के अंदर ये आंकड़े हैं, और 54 लोग हर दिन लापता हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये तो गंभीर बात है। अभी लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, इसके बारे में तो पुलिस ही ढूंढ के बताएगी। मगर लापता होने की जनरली जो मैंने देखा कि अगर हमारे पास कोई, ज़्यादातर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए आते हैं, जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे 14 साल 15 साल 16 साल की लड़कियाँ लापता होने की जो है रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद माँ बाप अक्सर जो है पॉलिटिकल लोगों के पास जाते हैं और उनका यही कहना होता है कि पुलिस उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती। बड़ी मुश्किल से लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज करा लेती है, मगर उसके बाद कोई छानबीन के लिए पुलिस की तरफ से कोई खास मेहनत नहीं होती, और इसी वजह से जो है ये केसेस जो है बढ़ रहे हैं। अभी लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मुझे इनके आंकड़े नहीं पता, क्योंकि जो लोग आते हैं वो 16-17 साल की लड़कियों के मामले जनरली होते हैं। अभी क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे भी एप्स्टीन जैसे लोग हैं जो हमारी नाबालिग लड़कियों को उठा के कहीं ले जा रहे हैं, या और क्या मामला है, या मानव तस्करी हो रही है, या इनके ऑर्गन्स का ट्रेड हो रहा है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। मगर पुलिस की कोई खास दिलचस्पी नहीं होती इसको देखने के लिए कि लड़कियां गायब होकर जा कहाँ रही हैं। हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है, आरजेडी के सांसद हैं सुधांकर सिंह, उन्होंने कहा है कि 2 साल से जो है दिल्ली में महिला आयोग की जो नियुक्ति होनी थी वो नहीं हो पाई है अध्यक्ष की। ये तो अभी चाह ही नहीं रहे अध्यक्ष की। इन्होंने, जब हमारा समय था, जब हमारी सरकार थी, उस दौरान से ही इन्होंने जो है, जो बाल आयोग था उसको भी पंगु बना दिया था, जो महिला आयोग था उसको भी इन्होंने पंगु बना दिया था। महिला आयोग के अंदर जो लोग काम करते थे उनको भी निकाल दिया गया था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार एक सोचे समझे तरीके से महिला आयोग, बाल आयोग आदि को पंगु बना रही है।